हम लोग स्टडी करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेट्स के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता, हांग हो के तट पर स्थित चीन सभ्यता के समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यता में से उत्तम नगरीय संरचना व अनुपम चित्रकला के साथ धार्मिक जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नामकरण। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले कब हुई? 1921 में। कहाँ हुई? हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल जो कि पाकिस्तान में है, और उसी के नाम पर हड़प्पा संस्कृति पड़ा। भारतीय पुरातत्व विभाग के नियम अनुसार जब किसी प्राचीन सभ्यता का खनन होता है तो उस जगह का संस्कृति का नाम उसके आधुनिक स्थल के नाम पर रखा जाता है। इस संस्कृति का विकास सिंधु और घगर हक्कड़ प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ से? आपका सिंधु घगर के किनारे हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हालांकि बाद में अन्य स्थलों से भी इस सभ्यता के स्थल अस्तित्व में आने लगा, जिस कारण यह उपयुक्त नाम नहीं रह गया। हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु व गंगा नदी के मध्य स्थित था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है। सिंधु वासियों ने पहली बार कांस्य का प्रयोग किया। कांस्य किससे बना होता है? टीन प्लस तांबा से। सिंधुवासी ने ही सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया, इसलिए इस आधार पर इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता अथवा ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी मिलता है। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। आपका सबसे पहले नगर कहाँ से शुरू हुआ? तो सिंधु सभ्यता से, इसलिए इसको प्रथम नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ। कहाँ हुआ? भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट भाग में हुआ। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला, दोनों पाकिस्तान हिस्से में है। हड़प्पा आपका कहाँ है? मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, और सिंध में आपका मोहनजोदड़ो, जिससे हम लोग मुर्दों का टीला भी बोलते हैं। ये दोनों हिस्से जो है पाकिस्तान में है। शहरी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में। शहरी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र कहाँ था? पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। 1921 में पहली बार यही खनन हुआ था। वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली हुई है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पश्चिम उत्तर में पंजाब,
सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में अरब समुद्र, महाराष्ट्र, नर्मदा नदी तथा उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ है। को मैप में देख लेते हैं, ये आपका मैप है। सबसे पहले अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान मुंडी गाफ सुरतगही में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, राना कुंडई कुल्ली, कवेटा घाटी, दम सादात एवं डाबरकोट। सिंध भी पाकिस्तान में है। कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अलीमुराद, चन्हुदड़ो, जुड़ीदारो। पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में आपका हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला, चकपुरवाने। पंजाब भारत में रूपण यानी कि रूपनगर, चक्र, 86 बड़ा संघोल, कोटला, निहंगन खान, डेर मजरा। हरियाणा राखीगढ़ी, हरियाणा में आपका राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथल, सीसवल, बखाबली, पालू। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, अम्बा खेड़ा, बड़ा गांव, उल्लास। गुजरात में आपका कठियावाड़ा, खंबा क्षेत्र, लोथल है, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, सोमनाथ, भगतराव, मेघम, नागेश्वरी, कौंसी, शिकापुर, कचकिरण, धौला बिरा, देवलपुर, सुरकोटदा। राजस्थान में कलीबंगा। उदय व उत्खनन, इसका उदय और उत्खनन को स्टडी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 7वीं शताब्दी में पहली बार प्रकाश में आया, जब पंजाब प्रांत के लोग ने ईंट के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनाई ईंट मिली। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया। पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। कब किया? 1826 में। तत्पश्चात ब्रिटिश उत्खननकर्ता एवं खोजी कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके निर्देश में की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में। कब? 1861 में। 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को एक संस्था बनाया गया था, जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हड़प्पा स्थल की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। इसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1902 में किसको भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया? जॉन मार्शल को। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। 1921 में आपको हड़प्पा की खुदाई किसने की? राय बहादुर साहनी ने।
और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, किसके निर्देश के द्वारा? जॉन मार्शल के निर्देश के द्वारा। इसी क्रम में सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की तथा 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। इसी क्रम में सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की तथा 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। 1940 में बत्स ने तथा 1946 में मोर्टिमेर व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। 1940 में किसने खुदाई की? बत्स से, और 1946 में मोर्टिमेर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है। उनमें से 406 पाकिस्तान में स्थित है और 616 भारत में। हड़प्पा लगभग 150 हेक्टेयर, मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला था। सबसे बड़ा ज्ञात स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा ज्ञात स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। इसका 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा संस्कृति का कैसा क्षेत्रफल है? आपका त्रिभुजाकार है, ट्रेंगुलर शेप का है, और इसका एरिया कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामियाई क्षेत्रफल से काफी अधिक है। दिसंबर 2014 में भिड़राड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया। सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? भिड़राड़ा। कब खोजा गया? दिसंबर 2014 में। भारतीय पुरातत्व विभाग के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पुरातत्वविदों ने भी हड़प्पा सहित कई स्थलों पर काम किया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखी गढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। सभी उत्खननकर्ता हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत हैं। काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण व्यवस्था पर विद्वान एकमत थे, परंतु समय के बारे में एकमत नहीं हुआ। इस दिशा में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईस्वी निर्धारित किया। किसने? जॉन मार्शल ने। कब? 1931 में। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। मृद मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, माधो, स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 तक रहा। रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है
कि यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में थी तथा इसका पतन भी आकस्मिक हुआ। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। रेडियो कार्बन तकनीकी को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया। शॉर्ट में एक बार रेंज ऑफ डेट देखते हैं। जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया। माधव स्वरूप बत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया। सीजे गैंट 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया। रेडियो कार्बन, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया। और एनसीईआरटी के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया गया। डीपी अग्रवाल 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताया। शहरीकरण या नगरीकरण संरचना। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। प्रथम बार नगरों के उदय इसी सभ्यता से मिलता है, जिसके कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि वे एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा खंडों में विभक्त थे। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था, जबकि सड़कों के दोनों ओर नालियां का निर्माण पक्की ईंट द्वारा किया गया था। भवनों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। सभी मकान पक्की ईंटों से बने थे। अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 बड़े कमरे, रसोई घर एवं स्नान घर की व्यवस्था थी। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल इसका अपवाद है। लोथल में लेकिन उल्टा है। सड़क बाहर की दरवाजा और खिड़की बाहर की ओर खुलता था। भवन 2 मंजिले थे। एक बार इसको रिपीट करते हैं। अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 बड़े कमरे, रसोई घर, स्नान घर की व्यवस्था थी। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लोथल इसका अपवाद है। भवन 2 मंजिले भी थे। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात 4:2:1 था। ईंटों का निर्माण का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। यहाँ पर मिले भवन अलंकार रहित है। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंट के प्रयोग का साक्ष्य मिले हैं। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानगार है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सार्वजनिक स्थान सबसे विशाल स्नानघर, जिसमें तालाब शामिल है, जो गड्ढों टीलों में स्थित है। विशाल स्नानागार का जो लंबाई चौड़ाई था 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। विशाल मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था
विशाल स्नानागार था, उसका लंबाई 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा, जिसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बना हुआ है। कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। धौलावीरा स्थल। धौलावीरा स्थल में पाए जाने तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था। धौलावीरा स्थल में पाए जाने वाले तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य से किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया जाता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर लंबा और चौड़ाई 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। हड़प्पा के गढ़ में 6 अन्नागार प्राप्त हुए, जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। कालीबंगा में उसके दक्षिणी हिस्से में प्राप्त ईंटों का चबूतरा संभवतः अन्नागार के लिए प्रयुक्त होता था। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। सभी नगरों के प्रत्येक छोटे व बड़े मकानों में प्रांगण व स्नान घर होते थे। सड़कों के दोनों ओर जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण पक्की ईंट से किया गया था। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य समकालीन सभ्यता, जैसे में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ने स्वास्थ्य व स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता ने दिया। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों भी ज्यादा स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों से भी ज्यादा स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें केवल 6 को नगर माना जाता है। ये 6 कौन कौन सा है? हड़प्पा को नगर माना जाता है, मोहनजोदड़ो, सिंधु का चन्हुदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तर राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का हिसार जिले में स्थित बनावली। ये 6 जिलों के आपको नगर माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कृषि। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। वर्तमान में बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत में समृद्ध और कस्बों से ज्ञात होता है। यह प्राचीन समय में अत्यधिक उपजाऊ भूमि था। प्राचीन समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी।
क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह नील नदी ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने सिंध का निर्माण कर उन्हें स्मृत बनाया। नगर की सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ प्रति वर्ष आती थी। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला एक विशेष थी, लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। बाढ़ उतर जाने पर नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदान में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। बाढ़ उतर जाने पर नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदान में बीज बोते, अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते। वहां कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया। इस समय खेती के कार्य में प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने औजार प्रयुक्त होते थे। लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों हल रेखा से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेती की जुताई होती थी। बड़ावली में मिट्टी का बना हुआ एक हल खिलौना मिला है। हल खिलौना कहाँ से मिला है आपको? बड़ावली में मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना मिला है बड़ावली से। हड़प्पा के लोग बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊंट का भी इस्तेमाल होता था। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया गया होगा। अभी तक 9 फसलों की पहचान हो पाई है, जिसमें चावल गुजरात, लोथल और राजस्थान से, जौ की 2 किस्म, गेहूं की 3 किस्म, खजूर, तरबूज, मटर है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल एवं कपास की भी खेती होती थी। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका साक्ष्य नहीं मिला, उसमें से एक आपका गन्ने हो सकते हैं। लोथल में खुदाई में धान तथा बाजरे की खेती के विशेष अवशेष मिले हैं तथा आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला का साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासियों का सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंधु से लिया गया है। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। आपातकालीन स्थिति के लिए बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज संग्रह किया जाता था। हड़प्पा गांव, जो ज्यादातर बाढ़ के मैदान के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता का पशुपालन। थैंक यू।